तो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित ये हमारी थ्योरी की क्लास चल रही थी, और थ्योरी की ये जो आज की क्लास है आपकी, ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ हमें जो आपके एग्जामों में जितने टाइप पूछे जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित, वो सारे ही टाइप के हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब तक की हमारी जितनी भी क्लासें हुई हैं वो सारी क्लासें तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास है क्योंकि कहीं से भी यदि प्रश्न नहीं फंसता है तो आपका यहाँ से प्रश्न 100% फंसता है। यहाँ पर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्लोप यानी कि प्रवणता, दूसरा हम पढ़ेंगे रेखा का समीकरण, तीसरा हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कहीं से प्रश्न नहीं आता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो 100% पूछा ही जाता है। ठीक, उसके बाद चौथा हम समझेंगे यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें देखना है स्लोप यानी कि प्रवणता। इसे हम प्रवणता भी बोलते हैं, ढाल भी बोला जाता है, और इसे टेन थीटा भी बोला जाता है। टेन थीटा कैसे बोला जाता है वो हम आपको अभी समझा देते हैं। ठीक, जैसे कि आपको अच्छे से पता है निर्देशांक ज्यामिति में हमारा यहाँ पर ये एक अक्ष हुआ और एक ये दूसरा अक्ष हुआ। ये आपका एक एक्स अक्ष है, ठीक, और ये आपका एक वाई अक्ष है। ठीक, राइट हैंड साइड और ऊपर की साइड ये सभी पॉजिटिव रहते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और नीचे की साइड ये आपके नेगेटिव रहते हैं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बिंदु क्या है, तो इसे कहते हैं हम मूल बिंदु। आपको अच्छे से पता ही होगा, मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो आपके 0 0 होते हैं। और 0 0 क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है, एक निर्देशांक होता है आपका x का और एक निर्देशांक होता है आपका y अक्ष का। यदि y अक्ष की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है तो वो 0, x अक्ष की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है तो वह 0। तो यानी कि 0 0 निर्देशांक इस प्रकार से होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सबसे पहले x अक्ष की साइड में हमने मान लिया ये है हमारा x1। ठीक, और यहाँ पर हमने मान लिया कि ये है हमारा y1। ठीक, ये हमारा पॉइंट जो है ये y1 है और ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा x1 है। ठीक, यदि हम इसे मिलाते हैं तो ये कहाँ पर मिलता है, तो ये बिंदु हमारा यहाँ पर बन जाता है। ठीक, ये बिंदु यहाँ पर हमारा बन जाता है और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं a बिंदु। ठीक, इसे हमने नाम क्या दिया, a बिंदु। इसी की तरह हमने एक और माना, जिसे हमारा मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट निर्देशांक है। जैसे कि हम मान लें कि x1 और x2 ये हमारा एक निर्देशांक हो गया और इसके साथ साथ हमने दूसरा निर्देशांक माना, सॉरी ये हमारा x1 और y1 है। ठीक, और ये हमारा x2 और y2 ये हमारा दूसरा निर्देशांक हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमने माना जो दूसरा है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये आपका x2 है और यहाँ पर हमने इसे मान लिया ये है आपका y2। ठीक, ध्यान से समझिएगा। यदि हम इसे मिलाते हैं तो इसका बिंदु कहाँ पर मिलता है हमें, तो इसका बिंदु हमें मिलता है यहाँ पर, हमें इसका बिंदु मिल जाता है और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने B। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यदि हम A से B बिंदु को यदि इनको हम मिला देते हैं इस प्रकार से, हमने इसे क्या किया कि मिला दिया। ठीक, इसे मिलाने के बाद हमने एक और काम किया, वो क्या किया कि यहाँ से A बिंदु से हमने एक बिल्कुल सीधी रेखा खींची यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो बिंदु मिला इसे हमने बिंदु को बोल दिया कि ये बिंदु है आपका C। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस प्रकार से, यों फिर यों और फिर यों, ये आपका एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और ये त्रिभुज कौन सा है आपका, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, आपको अच्छे से पता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका एक लंब हो जाएगा और ये आपका एक आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, यदि हम इस आधार की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक देखोगे तो ये कितना है आपका x2 है और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये क्या है x1 है। यदि हम पूरे में से यदि इतने को माइनस करते हैं तो हमें इतनी वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी कि आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, x2 माइनस x1। ठीक, यही हो जाएगी हमारी आधार की लंबाई। और यदि इस लंब की लंबाई की बात करें तो देखिए
यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है y2 लंबाई है। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये हमारा क्या है y1 की लंबाई है। यदि y1 की लंबाई y2 की लंबाई में से माइनस करते हैं तो हमें लंब की लंबाई मिल जाएगी, कंफर्म है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो लंब है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लंब की लंबाई मिल चुकी है और आधार की लंबाई मिल चुकी है, ठीक। अब आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने 100% ये पढ़ा ही होगा, लाल बट्टे कक्का ये सबके मुंह पर रहता ही है, सबकी जबान पर रहता है, ठीक, लाल बट्टे कक्का। और लाल बट्टे कक्का के अनुसार यहाँ पर क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा को हम बोलते हैं लंब बट्टे आधार, यही हम बोलते हैं टेन थीटा को, लंब बट्टे आधार, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली चीज़ ये स्लोप या प्रवणता या ढाल, इसे यदि प्रदर्शित करने की बात आए, यदि हम इसे प्रदर्शित करने की बात करें, प्रदर्शित करने की बात करें तो हम m से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो यदि हमें m निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंब क्या है आपका y2 माइनस y1 अपॉन आधार क्या है आपका x2 माइनस x1, ठीक। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। जब कभी भी आपको प्रवर्तन निकालनी होगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक। अभी और भी प्रकार से प्रवर्तन निकाली जाती है, तो वो किस प्रकार से निकाली जाती है, यदि डायरेक्ट आपको एक थीटा का मान दे दिया जाता है, जैसे कि आपको ये पता है कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ये वाला जो एंगल है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेन थीटा, ठीक। यदि हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, टेन थीटा का मान हमें दे दिया है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस x अपॉन वाई, ठीक। एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो दो प्रकार से प्रवर्तन निकाली जाती है, सबसे पहला ये और दूसरा ये, दोनों ही प्रकार का हम यूज किस प्रकार से करते हैं वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न हैं प्रवणता से संबंधित, जैसे कि सबसे पहला हमारा यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC, जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लें, तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें बोला जा रहा है कोण C 90 डिग्री है, ठीक। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर ही आपका C रहेगा, ठीक। और यदि ये C है तो हम बोल देंगे A B और C, ठीक। अब इसके बाद बोला जा रहा है कोण B, ये वाला जो एंगल है इसकी प्रवणता क्या होगी, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कोई भी एंगल आपको अच्छे से पता नहीं है कि ये कौन सा एंगल होगा, ठीक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात उसने ये बोली है कि ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये समद्विबाहु भी है, यानी कि इसकी दो भुजाएं सदैव समान होंगी। यदि एक समकोण त्रिभुज होगा तो उसका कर्ण कभी भी किसी के समान नहीं होता, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों ही सदैव समान होंगी, ठीक। अब यदि ये दोनों समान होंगी तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यानी कि 90 हमारा बचा, तो 90 जो बचा तो इन दोनों में बराबर बटेगा, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक। अब हमें मिल चुका है बी कोण कितना है आपका 45 डिग्री। तो हमें पता है कि जो आपकी प्रवणता जो होती है, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, वह टेन थीटा के बराबर होती है, टेन थीटा। यदि हम m की बात करें तो टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना है आपका 45 डिग्री, यानी कि टेन 45 डिग्री, ठीक। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री का जो मान होता है टेन 45 का, तो वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है दो बिंदु, पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु आपका ये है, कि प्रवणता क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे निर्देशांक दिए हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है x1 और ये होता है हमारा y1, ठीक। और ये होता है हमारा x2 और ये होता है हमारा y2।
और जो हमारा परिवर्तन निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में यदि हम रख देते हैं तो क्या होता है हमारा y2 माइनस y1, यानी कि 8 में से 7 गए तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक। इसके बाद x2 माइनस x1, यानी कि 4 में से 3 गए तो हमारा कितना बचा, 1 बचा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि m बराबर कितना आया हमारा 1 आया, ठीक। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार का भी आपका काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक ये समीकरण दिया हुआ है तो इसकी आपको प्रवणता पूछी गई है, ठीक। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्रवणता आप निकालोगे तो m बराबर क्या करना है आपको, हमने आपको अभी बताया था माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक। तो यहाँ पर m बराबर माइनस एक्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, ठीक, अपॉन बाई कितना है आपका 9 है, ठीक। तो यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, m बराबर माइनस का 4/9, ठीक। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट हमें सीखना है रेखा का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यदि रेखा के समीकरण की बात की जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक। और m के विषय में आपको अच्छे से पता है कि m क्या होता है, प्रवणता होती है, ढाल होती है, स्लोप होता है, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका निर्देशांक दिया हुआ है 4,5, हमें अच्छे से पता है कि ये क्या होता है, ये आपका x1 और ये आपका y1 होता है, ठीक। इसके बाद m की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी दी हुई है, ये 7 दी हुई है, ठीक। m की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि y माइनस y1 कितना है हमारा, तो y1 है हमारा 5, ठीक, ठीक। इसके बाद m की वैल्यू कितनी है हमारी 7 x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 4, ठीक, 4। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, ये 7x माइनस ये 28 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 7x ये y उधर चला जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ पर कितना है आपका, ये 28 माइनस प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 7x माइनस y इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 23, ठीक। तो यहाँ पर 7x माइनस y 23 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 23 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। सिर्फ इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि ये m क्या होता है। m को इसीलिए हमने पहले ही पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पर इसका यूज होता है, ठीक। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये, ठीक। यहाँ पर भी समीकरण से संबंधित है, जैसे कि दो बिंदुओं इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ये आपके दो बिंदु दिए हुए हैं, पहला और ये दूसरा, और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा गया है, ठीक। एक टाइप आपका ये होता है, तो इसे देखते हैं। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि ये फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका y माइनस y1, ठीक, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पर m की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको एक बात और पता होगी, यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल टू m जो होता है वो ये भी होता है, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक।
ये भी होता है, अभी अभी हमने आपको बताया था। इसके बाद इंटू एक्स माइनस x1, ठीक। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू हम कैसे रखेंगे, हमें अच्छे से पता है कि ये जो आपके 4,8 ये आपका पहला समीकरण हो गया, सॉरी पहला निर्देशांक हो गया ये आपका, और ये 3,7 ये आपका दूसरा निर्देशांक हो गया। लेकिन यहाँ पर हम बोलते क्या है इसे, तो यहाँ पर x1 और y1 और ये आपका x2 और y2 होता है, ठीक। तो इसे रख देते हैं, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, ठीक। 8 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 8, तो 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और वो भी किसका माइनस का, ठीक। अपॉन यहाँ पर है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर भी हमारा, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये दोनों आपस में एक कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक। और 1 का जब इसमें इंटू किया जाएगा तो वो आपका वैसा की वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, यानी कि x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, x1 की वैल्यू है हमारी 4, ठीक। इतना ही होना है हमारा। तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है हमारा, ये माइनस का 4 इधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 माइनस 8, ठीक। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो x माइनस वाई और ये इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है, ये आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो कुछ भी हम छोड़कर नहीं चलेंगे, सब कुछ साथ लेकर चलेंगे, ठीक। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जब दो रेखाएं समानांतर हो तब उनकी प्रवणता भी समान होती है। जैसे कि इसने क्या बोला है, जैसे कि आपकी प्रवणता 1 हुई और प्रवणता 2 हुई, ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही स्लोप समान होंगे, ये उसने बोला है, ठीक। अब ये बोला है, इसे सिद्ध कैसे करते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रश्न आ जाता है तो उसमें कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये पहला रेखीय समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि 2x प्लस 3y और यहाँ पर बोल दिया प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये बोला गया है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है 6x, ठीक, और 9y यहाँ पर 21 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से दो दिए हुए हैं। यदि हम इनकी प्रवणता निकालते हैं तो पहले की प्रवणता क्या हो जाएगी, आपको अच्छे से पता है कि m बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2/3, पहले का ये हो गया। यदि हम इसे m1 बोलते हैं तो ठीक, और इसे हम m2 बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसकी प्रवणता क्या होगी, आप अच्छे से निकालना जानते हो। क्या करना है आपको, माइनस का 6 कर दोगे अपॉन 9 हो जाएगा ये, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे आप देखोगे तो इसे आप काट सकते हो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, जैसे कि हम 3 से काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, कितना है हमारा -2/3। तो पहले की जो प्रवणता है वो कितनी है -2/3, और दूसरे की प्रवणता कितनी है -2/3, यानी कि दोनों की समान आ रही है। तो हमसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर है, यानी कि एक दूसरे की पैरेलल हैं, ठीक। अच्छे से समझ आ गए समानांतर क्या होता है। तो यानी कि यदि एक रेखा हमने यूँ खींची और एक रेखा हमने यूँ खींची, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक हमने देखा तो ये मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक देखा तो ये भी आपकी 4 मीटर की दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक देखा तो ये भी 4 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से यानी कहीं से भी आप नाप लीजिए, आपकी 4 मीटर की ही दूरी निकलनी चाहिए इन दोनों के बीच में। तो क्या है, ये समानांतर है, यानी कि पैरेलल है, ठीक। तो ये दोनों ये जो हैं ये क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तब, देखिए लंबवत का मतलब क्या होता है, यानी कि वह एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है, ठीक। तो 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं, तब क्या होगा,
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों की प्रवणता का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक, यदि ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, जैसे कि फर्स्ट की जो प्रवणता, यानी कि हमने बोला कि m1 जो है वो है हमारा, उसका जो आंसर निकला है वो निकला है हमारा, जैसे कि हम इसी ले लेते हैं 2/3। ठीक, ये हमारा निकला है। ठीक, और सेकंड की बात करें कि m2 जो है इसका हमारा आंसर निकला है, तो वो कितना निकला है हमारा, वो निकला है हमारा -3/2, ये निकला है हमारा। ठीक, तो यदि हम इनका गुणनफल करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, जैसे कि 2/3 इंटू -3/2। ठीक, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक, और 3 दूनी 6, ये आपका +6 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, एक बार आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 आंसर आएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी कैसा भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो दूर किया जाएगा। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक, उसमें भी आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, वो हम आपको बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके निर्देशांक ये आपके दिए हुए हैं। ठीक, तो देखिए निर्देशांक दिए हुए हैं और हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित तो आपके प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक, यदि कहीं से भी कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका पूछा जाता है। ठीक, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। ठीक, तो सबसे पहली बात, इसे हम क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला होता है उससे हम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हम करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगता है और फॉर्मूला भी आपको याद करना होता है। ठीक, कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। हम यहाँ पर आपको 2 शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है और किस शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करना है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम फर्स्ट जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उसे हम यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्रिक है ये आपकी। तो इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे कि आपके जो भी आपके निर्देशांक दिए हुए हैं उन्हें हम सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले जैसे कि इसे लिख दिया हमने 1/2, इसके बाद इसे हमने लिख दिया -4/-3। ठीक, इसके बाद हमने लिया 4/1। ठीक, अब इसके बाद आपको एक काम और करना है कि ये फर्स्ट वाला जो निर्देशांक है इसको एक बार और लास्ट में लिख लेना है, जैसे कि 1/2। अब ऐसा हमने क्यों किया, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जैसे कि हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक, ये आपका एक त्रिभुज है, इसे हमने नाम दे दिया A, B और C। ठीक, अब यहाँ से आप चलिए, त्रिभुज को हमें पूरा करना है, तो A से लेकर B तक गए। ठीक, B से लेकर C तक गए। ठीक, तो क्या हमारा त्रिभुज पूरा हुआ? नहीं हुआ। यहाँ से A से लेकर B तक जाएंगे, फिर B से C तक जाएंगे और C से लेकर फिर A तक जाएंगे, तभी हमारा त्रिभुज पूरा होगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, हम ऐसा क्यों करते हैं कि एक बार और उसी निर्देशांक को क्यों रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्याओं में इंटू कर देंगे। ठीक, ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्याओं में, जैसे कि 1 का -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक, इसके बाद 4 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक, इसके बाद 4 का 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। ठीक, इसके बाद हमें माइनस करना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ऊपर की साइड इंटू करते जाएंगे। ठीक, 2 का -4 में किया, कितना हो गया, -8। ठीक, इसके बाद 3 का 4 में किया, कितना हो गया, -12। ठीक, सॉरी, इसके बाद 1 का 1 में किया, कितना हुआ, +1। ठीक, और हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, वो हम बाद में कर लेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना होता है आपका, देखिए 4 और 3 कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं, तो -7 हो जाएगा, यानी कि हमारा +1 बचेगा। ठीक, 1 बचा है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो 12, देखिए यहाँ पर सीधा देखिए 12 और 8 20 होते हैं, और 20 में से 1 गया तो कितना आ गया आपका, 19 आ गया। ठीक, और 19 जो होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा, और माइनस में इंटू होगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक, /2। ठीक, 2 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे
कि 19 और 1 ये कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा 10 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 10 आंसर हमारा आ गया। अब इसके बाद देखिए ये आपकी फर्स्ट ट्रिक थी। सबसे पहले आपने क्या किया, ऊपर से नीचे की ओर इंटू करते गए, उसके बाद माइनस कर दिया, नीचे से ऊपर की तरफ इंटू करते गए। ठीक, और इसके बाद सब जो भी आया उसमें हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम सेकंड ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट निर्देशांक है आपका 1, 2, सेकंड कौन सा है आपका -4, -3। ठीक, और थर्ड कौन सा है आपका 4, 1। ठीक, यही है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है कि कोई भी आप एक निर्देशांक ले लीजिए और उस निर्देशांक को आपको क्या करना है, उसके जो दोनों पार्ट हैं x और y, उसे क्या करना है, हमें 0, 0 कर देना है। ठीक, जैसे कि हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट लेना है, सेकंड लेना है या थर्ड लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पर पहला वाला ही ले लेते हैं, तो ये प्लस का 1 है, तो इसमें हम माइनस का 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये आपका प्लस का 2 है, इसमें माइनस का 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला हमारा 0, 0 हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे हैं इन्हीं को इनके साथ जोड़ देना है। जैसे कि ये हमारा प्लस का 1, ये सॉरी माइनस का 1 है, माइनस का 1 यहाँ लेंगे और ये माइनस का 2 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 5, वो भी किसका, माइनस का। ठीक, यहाँ पर 4 और 1 5, वो भी किसका, माइनस का। अब इसके बाद यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, तो यहाँ पर -1 और -2। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो है इसका लास्ट वाले के साथ इंटू कर दीजिए, यानी कि माइनस का 5 और माइनस का 1 आपस में इनका इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 5 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस इसका और इसका इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 या 15, वो भी किसका, माइनस का 15। ठीक, अब इसे 2 से डिवाइड करना है। ठीक, यहाँ पर प्लस का 5 है। ठीक, माइनस माइनस ये कुछ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 15/2, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 15 और 5 20, तो 20/2, यानी कि 10 हमारा आंसर आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, कभी कभी ऐसे निर्देशांक भी हमें मिल जाते हैं जहाँ पर ये जो आपकी फर्स्ट ट्रिक जो है ये तो आपकी हर जगह पर फॉलो करेगी। फर्स्ट ट्रिक जो है ये तो आपकी हर जगह पर फॉलो करेगी, लेकिन जो आपकी ये सेकंड ट्रिक जो है, सेकंड ट्रिक ये आपकी हर जगह पर फॉलो नहीं करती। याद रखिएगा, ये आपकी हर जगह पर फॉलो नहीं करती। कभी कभी हमें ऐसे निर्देशांक भी मिल जाते हैं जहाँ पर हम इस ट्रिक को लगाते हैं तो हमारा आंसर वहाँ पर क्या होता है, गलत निकल आता है। ठीक, तो आपको कभी भी इस ट्रिक का यूज नहीं करना है। ठीक, इस ट्रिक का यूज आपको कभी भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये ट्रिक आपकी क्या होता है, कभी कभी काम कर जाती है, कभी कभी काम नहीं करती है। ठीक, आगे आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये ट्रिक कभी कभी काम करती है और कभी कभी काम नहीं करती। तो इस ट्रिक का आपको कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। यदि आंसर निकल जाता है सही तो ठीक है, यदि आंसर सही नहीं निकलता है तो फिर हमें क्या करना होगा, इस ट्रिक का ही यूज करना होगा। तो इससे अच्छा कि इस ट्रिक का यूज हम करें ही ना, आप सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रिक का यूज कीजिए। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर हमें देखना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ABCDA ये एक चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जाता है यदि उसके निर्देशांक इतने दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको निर्देशांक दिए गए होंगे, यदि 3 निर्देशांक दिए गए हैं तो वह सदैव त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, और यदि 4 निर्देशांक दिए गए हैं तो वहाँ पर सदैव चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो सबसे पहला ये जो है निर्देशांक, इनको हम क्या करते हैं कि भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि 3/4 और दूसरा 4/6, तीसरा 2/3, इसके बाद 4/5। ठीक, अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले को ही लास्ट में एक बार और लिख लेना है। आपको अच्छे से पता है ऐसा हम क्यों करते हैं, 3/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्याओं में इंटू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर
6 18, ठीक। इसके बाद 4 12, वो भी प्लस का, प्लस 5 दूनी 10, प्लस 4 चौक 16, ठीक। इसके बाद हमें माइनस कर देना है। किसको माइनस करेंगे हम? अब उल्टा इंटू करते जाएंगे हम नीचे से ऊपर की साइड, ठीक। तो यहाँ पर 4 चौक 16, तो ये भी आपका प्लस का, ठीक। इसके बाद 6 दूनी 12, प्लस का 12। इसके बाद 4 12, ये भी आपका 12, ये प्लस का, ठीक। इसके बाद 5 15, ठीक। तो यहाँ पर इन्हें देखते हैं और इसमें हमें क्या करना है कि 2 से डिवाइड भी करना है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो 8 और 2 10 और 6 16 की 6, हासिल लगी 1, तो 1 2 3 4 और 1 5, ये हो गया आपका 56। अब इसे हमें माइनस करना होगा। किसके साथ माइनस करना होगा? यहाँ पर आप देखोगे तो 5 6 7 8 9, 9 1 10 और 5 15 की 5, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 5, तो ये 55 के साथ हमें माइनस करना होगा इसे, ठीक। डिवाइड बाय 2, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कितना बचता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।